ठीक है। तो आपका जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट वर्चस स्टार्ट। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से पहले जो है मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेटाबॉलिज्म में आप लोग को पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सारी चीजें आपको मैं बता चुकी थी। तो जो कार्बोड हमने मैं आपको ये भी बताया था कि लिविंग सेल्स के लिए जो है 4 बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड होता है। जितनी एनर्जी जो होती है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म मीन्स कार्बोहाइड्रेट कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, और दूसरा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का एनाबॉलिज्म मीन्स कार्बोहाइड्रेट कैसे सिंथेसाइज होते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें इसमें पढ़नी है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है जैसा कि आपको मालूम है इसका सिंथेसिस कैसे होता है, इसको हम एनाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि मैंने मेटाबॉलिज्म में बताया था कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये प्रोसेस एनाबॉलिज्म कहलाती है। और इस प्रोसेस में एनर्जी जो होती है आपकी यूटिलाइज होती है। जबकि कैटाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल जब छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूटता है तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और उस प्रोसेस में एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे उसका जो फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हमें मालूम है कि जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जैसे मूवमेंट है, ग्रोथ है, या आदि जो भी ये कार्बनिक पदार्थों का ये सब सिंथेसिस है, उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो होता है सनलाइट, सूर्य होता है। और आपको पता है कि जितने भी जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट का यूज करते हैं और वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम साइंस पढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको मालूम है कि हरे पौधे जो होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं। और आपको ये इक्वेशन जरूर पता होगी, 6CO2 + 12H2O। तो C6H12O6 और 6O2 और 6H2O 674 किलो कैलोरी जो आपकी है वो, सॉरी, उसमें रेस्पिरेशन में होती है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस का है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसी कार्बोहाइड्रेट को जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर यूज करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर से वो सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस तरह से एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो जो भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन जटिल कार जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको जो है एक, जब ये रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर, कार्बोहाइड्रेट क्या है, बायोमोलिक्यूल है और मैक्रोमोलिक्यूल है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारा शरीर जो है उसको क्रमबद्ध तरीके से केमिकल रिएक्शन से क्या करता है, उसको तोड़ता है, उसको कैटाबोलाइज करता है, जिससे कि जो एनर्जी निकलती है और उसी एनर्जी से जो है हम अपने वर्क करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की यदि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग श्वसन कहते हैं। तो जो श्वसन क्रिया होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि लिविंग सेल में उपस्थित जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कॉम्प्लेक्स आपके ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, उनका ऑक्सीडेशन के द्वारा उनको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाए थे, जब कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ते हैं तो वापस वो उसी में टूट जाएंगे, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में। लेकिन इस दौरान ऊर्जा का क्या होगा, रिलीज होती है, क्योंकि ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है ब्रेकडाउन की, और उसको हम 674 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें निकलती है। तो जो रेस्पिरेशन है वही एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस होती है ये दोनों कई प्रकार की होती है। यदि हम बात करें तो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसा आपने पढ़ा होगा, जो जो जीव केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की कोशिश करते हैं उन्हें एरोबिक कहते हैं, और जो जीव ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं उनको एनारोबिक कहते हैं। तो हम लोग जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो विदाउट ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, तो उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। और यही एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस जब हम आउटसाइड द सेल करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ये प्रोसेस कराते हैं, तब उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये थोड़ा आगे हम और डिटेल इसको पढ़ेंगे। तो
तो जो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट होता है, तो वो रेस्पिरेशन का जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, इन्हीं को हम जो है छोटे-छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो सबस्ट्रेट जैसे कि आपने देखा था कि उससे ग्लूकोज बना था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में C6H12O6, तो ये ग्लूकोज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मतलब जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के सबस्ट्रेट होते हैं। बहुत ज़्यादा फैट भी जो होती है, यदि हम एक्सेस अमाउंट में फैट लेते हैं तो वो भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोटीन यदि हम लेते हैं तो उसे भी कार्बोहाइड्रेट में, तो प्रोटीन, फैट सब सबस्ट्रेट के रूप में यूटिलाइज होते हैं। लेकिन जो की कंपोनेंट्स होता है वो हमारा मेटाबॉलिज्म का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, वो होता है ग्लूकोज। ठीक है ना? तो जो मैकेनिज्म्स की हम बात करें तो देखने में तो हमें इक्वेशन बहुत आसान लगेगा कि ग्लूकोज को यदि, तो इनका ये क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपका, जो फॉर्मूला होता है वो C6, ओ सॉरी, एक मिनट, आप लोगों में फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ थोड़ा सा। तो इनका जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 6CO2, और एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ उसमें फॉर्मूले में आपको। आप लोगों, मैंने इसको कार्बोहाइड्रेट्स के नोट्स भेजे हैं ना? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का नोट्स भेजा है आप लोग को? आंसर मी। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है क्या मेरी? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। यस मैम। हाँ, तो भैया ऐसे बोलते रहो, बीच में रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आप ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं कि C6H12, ये आप रेड कलर से देख रहे हो, C6H12O6 प्लस 6O2, कंप्लीट इसका ऑक्सीडेशन होता है तो 6CO2 6H2O और 674 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन में जो मेन सबस्ट्रेट होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से आपकी लगभग 674 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होती है, और यह एनर्जी जो होती है वो सेल के अंदर एटीपी के रूप में संचित होती है। जो हम ऊर्जा की बात करते हैं ना, वो ऊर्जा हमारे शरीर में किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। एनिमल्स में रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस को 1615 में क्रूप ने बताया था, और प्लांट्स में इस प्रोसेस को शीले द्वारा आपका जो है ये 1977 में ऑब्जर्व, सॉरी 1777 में ऑब्जर्व की गई थी। और उसके बाद जो है जीवांस और सैस ने 1887 में सबसे पहले रेस्पिरेशन शब्द को दिया था। जो रेस्पिरेशन शब्द है वो इसको दिया था जीवांस और सेउस ने। और ग्लूकोज में एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो है आपकी दो प्रोसेस होती है। ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करने के लिए दो, आपका रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। तो जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि रेस्पिरेशन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसको मैंने अभी आपको बता दिया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। मेन हमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है, उसके सारे पाथवे आपको पढ़ने हैं कि जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है वो एंड प्रोडक्ट, आप जो मेन प्रोडक्ट है वो C6H12O6 है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एंड प्रोडक्ट बन रहा है CO2 और H2O। तो ये देखने में हमें बहुत सिंपल सी एक लाइन की केमिकल इक्वेशन दिख रही है, लेकिन ये जो केमिकल इक्वेशन होती है ये एक सीरियली क्रमबद्ध तरीके से होने वाले क्या होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। जिसमें इसको हम बात करें तो ये जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप्स में क्या होता है कि जो ये जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप में, इस स्टेप्स में रेस्पिरेशन का जो सबस्ट्रेट होता है वो मुख्यतः हेक्सो शुगर होती है C6H12O6, और ये हेक्सो शुगर आगे चलकर दो पायरुविक एसिड्स के मॉलिक्यूल बनाती है, तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और यह एक एनारोबिक प्रोसेस होती है, मतलब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एरोबिक या एनारोबिक होना कंपल्सन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो पहला स्टेप्स होता है वो है ग्लाइकोलिसिस, और ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जिसमें कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड्स के दो मॉलिक्यूल बनाता है, और यह प्रोसेस आपकी जो है एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होती है। तो इसको ये कॉमन स्टेप्स है, तो ये पहला स्टेप्स हो गया ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड स्टेप जो होता है, इस स्टेप्स में जो पायरुविक एसिड्स का
जो एक मॉलिक्यूल होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और वो एसिटिल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है, मतलब पायरुविक एसिड्स के डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकला तो वो एसिटिल कोएंजाइम्स ए में बदल जाता है। तो ये प्रोसेस एरोबिक प्रोसेस होती है, इसलिए ये जो स्टेज है, ये जो सेकेंड स्टेप्स है, ये केवल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाया जाएगा, एनारोबिक में ये प्रोसेस नहीं होगी। ये स्टेप्स का ध्यान रखिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद यदि हम थर्ड स्टेप्स की बात करें, थर्ड स्टेप जो होता है, जैसे कि सेकेंड स्टेप से मैंने आपको ये बताया कि अभी इसमें जो है वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम्स में बदल जाएगा। लेकिन हम यदि एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो पायरुविक एसिड होता है वो एसिटिल कोएंजाइम्स में न बदलकर डायरेक्ट उसमें तीसरी स्टेप्स भी नहीं पाई जाती। अनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में थर्ड स्टेप्स नहीं होती, सिर्फ फर्स्ट स्टेप्स होगी और डायरेक्ट सेकंड स्टेप्स, मतलब वही लास्ट स्टेप आ जाती है कि वो एंड प्रोडक्ट अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड्स बना देते हैं, जिसे कि हम एनारोबिक रेस्पिरेशन या हम इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो वो फर्मेंटेशन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की पाथवे को पढ़ेंगे। तो ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेप्स। एरोबिक ही ऑर्गेनिजम्स की यदि हम मैकेनिज्म्स देखें तो थर्ड स्टेप्स उसमें पाई जाती है। इस स्टेप्स में क्या हुआ, जो एसिटिल कोएंजाइम्स बनते हैं सेकेंड स्टेप्स में, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना एसिटिल कोएंजाइम्स ए, ये आगे चलकर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और ये आगे चलकर CO2 और H2O, जो एंड प्रोडक्ट आपका मैंने इक्वेशन में दिखाया था ना, CO2 और H2O बना, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो थर्ड स्टेप्स होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको मालूम है कि ये यूकैरियोटिक सेल्स का ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, इसीलिए जो सेकंड और थर्ड है वो एनारोबिक जीवों में नहीं होती, क्योंकि एनारोबिक प्रोसेस ज्यादातर बैक्टीरिया में ही होती है और बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है आपका, प्रोकैरियोटिक होता है। और ये जो थर्ड प्रोसेस होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसे हम क्रैब साइकिल बोलते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल भी बोला जाता है। तो ये जो थर्ड स्टेप्स है जिससे कि जो एंड प्रोडक्ट है वो आपका CO2 और H2O मिलता है। तो इस तरह से यदि हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के यदि हम मेन 3 स्टेप्स को, मैकेनिज्म्स को देखें तो इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमको जो इसका जो इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है C6H12O2 + 6O2 और 6CO2 6H2O और 673 किलो कैलोरी। यदि हम यहाँ पर एनारोबिक जीवों की बात करें तो हम इक्वेशन में 6O2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट C6H12O6 को हम यदि एरो बना के लिखेंगे तो वो अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड्स बनाएगा, उसको फर्मेंटेशन कहेंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की इक्वेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है जो 3 स्टेप्स में होती है। पहली स्टेप्स कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो होती है कॉमन स्टेप्स होती है, ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी होगी, एनारोबिक में भी होगी, और सेकंड थर्ड केवल एरोबिक में होती है, वो एनारोबिक में नहीं होती है। तो समझ में आ गया तीनों स्टेप्स आप लोग को। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मैकेनिज्म्स है, इसी मैकेनिज्म्स को हम एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है आपकी ग्लाइकोलिसिस साइकिल, जिसमें कि जो ग्लूकोज होता है वो आगे चलकर ब्रेक डाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, और एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना है। लेकिन पहली अवस्था में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड्स बनाता है। तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के पूरे पाथवे की बात करें तो इतने सारे पाथवे हमको इसमें पूरा आपको पढ़ना है। पहला है ग्लाइकोलिसिस। ये जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है एनर्जेटिक और सिग्निफिकेंस पाथवे होता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे। सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे इज आल्सो कॉल्ड आपका क्रैब साइकिल्स होता है। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव पाथवे हैं जिसमें HMP हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे और उसके महत्व को पढ़ना है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनस डेफिशिएंसी, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज। मतलब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे कैसे होता है, जब हमारे शरीर में जो शुगर होती है वो आगे चलकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है, उसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनोजेनेसिस होते हैं। ये बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके सिलेबस में दिए हैं जिनको हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म, जैसा कि मैंने आपको डिफाइन बताया है कि कोई भी लिविंग सेल्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म आपके जो होते हैं
एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होते हैं, तो हमको यहाँ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमको उसका कैटाबॉलिज्म प्रोसेस सारी पढ़नी है, क्योंकि हमें मालूम है कि एनर्जी का लिविंग सोर्स होता है, लिविंग सेल्स के लिए एनर्जी का मेन सोर्स होता है, और जब ये टूटता है तभी हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी के टूटने के लिए इसका जो मेजर पाथवे होते हैं, ये है आपका मेजर पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये जो मेजर पाथवे पहला है ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड लैक्टेट, एंड देन सिट्रिक एसिड साइकिल, the oxidation of acetyl coenzymes A to CO2, फिर gluconeogenesis, the synthesis of glucose from non-carbohydrate precursors। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस ये सारी आपकी एनाबॉलिज्म प्रोसेस है, और जो हमने अभी क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन, ये सारी आपकी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। तो ये सारे पाथवे जो हैं इनको एक एक करके हमें पढ़ना है, इसमें सारे नाम दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ग्लाइको मीन्स होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि कोई भी शुगर जो होती है जब इसमें ब्रेक डाउन होती है, तो शुगर कौन सी, जो हमें फोटोसिंथेसिस से शुगर प्राप्त हुई, ग्लूकोज, जो हेक्सोज शुगर। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का जो मेन सबस्ट्रेट होता है, मतलब क्रियाधार जो होता है जिस पर कि रिएक्शन स्टार्ट होता है, वो होता है आपका मोनोसेक्राइड्स होती हैं शुगर। हमेशा डायसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स या ये सब चीजें बाद में बनती हैं। जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है मोनोसेक्राइड से। तो इसमें जो की कंपोनेंट होता है वो होता है ग्लूकोज। तो हमेशा जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस ग्लूकोज से स्टार्ट होती है। तो ग्लाइकोलिसिस आल्सो कॉल्ड एज एम्बेडेड मेयर हाफ पाथवे, इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस को सबसे पहले जर्मन के 3 वैज्ञानिक एम्बेडेन, मेयरहाफ और पार्नस ने इस प्रोसेस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, और इसीलिए इन वैज्ञानिकों के नाम के इनिशियल लेटर को लेकर इसका नाम क्या रखा गया, ईएमपी पाथवे। ठीक है ना। Glycolysis is defined as the sequence of reaction converting glucose to pyruvate or lactate with the production of ATP। तो इन्होंने बताया है कि ग्लाइकोलिसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी प्रोसेस या ऐसी रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो आगे चलकर पायरुवेट या लैक्टिक, पायरुविक एसिड या लैक्टिक एसिड्स में कन्वर्ट होता है। और किसके साथ कन्वर्ट होता है, इसके कन्वर्जन के साथ ही इसमें एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है, ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी। यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में ये प्रोसेस होती है। एंड द एंजाइम ऑफ दिस पाथवे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोमल फ्रैक्शन ऑफ द सेल। और इस प्रोसेस को करने के लिए जो भी जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे उनके लिए एंजाइम्स बहुत एसेंशियल होते हैं, क्योंकि विदाउट एंजाइम्स कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होती। और अभी हमने इसके पहले एंजाइम्स का चैप्टर ही क्लोज किया है। तो ये जो सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल के साइटोसोम्स में, मतलब साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, जिनको हम साइटोसोमल फ्रैक्शन के रूप में ये पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस कैन बी एरोबिक और एनारोबिक। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस ग्लूकोज को पायरुविक एसिड्स या लैक्टिक एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कॉमन होती है। तो ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। इसको कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे भी बोलते हैं। इसके अलावा जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो सेल के अंदर हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है। हम जो भी पाथवे पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि ये जो प्रोसेस है वो हमारी कोशिका के अंदर किस भाग में हो रही है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। तो इसीलिए ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है ना। तो जितने भी जो इसका जो मेन नाम है ग्लाइकोलिसिस, लेकिन आपके जो इसके बहुत सारे अदर्स नेम होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, उनको भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में जरूरी नहीं होता है कि ग्लाइकोलिसिस के नाम से ही आपसे पूछे कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे को डिस्क्राइब करिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, या ईएमपी पाथवे किसे कहते हैं, या कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे क्या होता है। तो जितने भी इसके कॉमन अलग अलग नेम हैं उनके सबको आपको पता होना चाहिए कि ये एक ही प्रोसेस है, बस उनके नाम अलग अलग दिए गए। तो उसके रीजंस भी है कि उनको अलग अलग नाम क्यों दिए गए। ठीक है ना।
तो लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट अंडर एनारोबिक कंडीशन। अब चूंकि ग्लाइकोलिसिस जो है ये कॉमन प्रोसेस है, तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में जो है एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वो पायरुबिक एसिड से नहीं बनता है, उसमें पायरुबिक उसकी जगह क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड्स बनता है। अच्छा, जितने भी जो एसिड होते हैं ना, या तो उनको हम पायरुबिक बोलेंगे या पायरुवेट भी बोल सकते हैं, एटी भी लगा सकते हैं, या लैक्टेट बोल रहे हैं मीन्स लैक्टिक एसिड्स, ऑक्सिलेट मीन्स बोल रहे हैं तो ऑक्सिलिक एसिड्स। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नेम सेम होते हैं, बस इनको अलग अलग बोला जाता है। जैसे ऑक्सिलेट ऑक्सिलिक एसिड्स बोथ आर सेम एसिड्स। इसी तरह लैक्टेट मीन्स लैक्टिक एसिड्स। तो एनारोबिक कंडीशन में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा लैक्टिक एसिड्स बनाएगा, और एरोबिक कंडीशन में वो पायरुबिक एसिड से क्या बनेगा, अरे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुबिक एसिड्स बनेगा, और पायरुबिक एसिड्स आगे चलकर जो है एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। In the aerobic condition, pyruvate is formed, which is then oxidized to CO2 restore. Aerobic organisms में जैसा कि मैंने बताया कि पायरुबिक एसिड्स आगे चलकर क्या बनाएगा, एस्टिल को एंजाइम्स बनाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद उनकी क्रेब्स साइकिल चालू हो जाएगी, और क्रेब्स साइकिल्स के दौरान ही जो आपका पायरुबिक एसिड्स है वो टूट कर CO2 और H2O बनाएगा। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। और ग्लाइकोलिसिस पाथवे के इंट्रोडक्शन, उसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे का, तो इसका सिग्निफिकेंस है कि ग्लाइकोलिसिस इज अ मेजर पाथवे फॉर एटीपी सिंथेसिस इन टिश्यू लेकिंग माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो होता है एटीपी सिंथेसिस का एक मेजर प्रोसेस होता है ऐसे ऊतकों के लिए जिनमें कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। तो चूंकि ये एरोबिक और एनारोबिक इसके लिए जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये सब सेल्स में पाया जाता है, तो इसलिए ऐसे सेल्स जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। Glycolysis is the only source of energy in erythrocytes. Erythrocytes माने RBC cells. RBC cells में glycolysis energy का main source होता है. In strenuous exercise, when muscles tissue lack enough oxygen, anaerobic glycolysis form the major form of energy for muscles. तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, जो टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो ये ग्लाइकोलिसिस जो होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मसल्स में। फिर ग्लाइकोलिसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर ब्रेन। ग्लाइकोलिसिस जो होती है ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी प्रोसेस होती है, क्योंकि द ग्लूकोज इन ब्रेन हैज टू अंडरगो ग्लाइकोलिसिस बिफोर इट्स ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O। तो ये जो ग्लूकोज होती है ये हमारे ब्रेन के अंदर जो होती है एंड प्रोडक्ट बनाने से पहले हमारे ब्रेन के लिए, हमारे सेल्स के एनर्जी जो ग्लाइकोलिसिस से जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होती है। ग्लाइकोलिसिस इज समराइज्ड बाय द नेट रिएक्शन। यदि हम उसकी बात करें, एनारोबिक रिएक्शन की बात करें, तो इस तरह से हम इसको रिएक्शन से शो कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया में यदि ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लूकोज प्लस ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड्स के बना देते हैं, और ATP के दो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये एनारोबिक रिएक्शन का, रेस्पिरेशन का आपका फॉर्मूला है। Glycolysis is a central metabolic pathway and the intermediate of glycolysis are useful for the synthesis of amino acids and fat. तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है ये एकदम हमारी सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे होती है, और इसका जो यूज होता है ये एमिनो एसिड्स और कई सारे लिपिड्स को बनाने में भी, इस पाथवे में जो भी प्रोडक्ट्स इंटरमीडिएट उत्पाद जो बनते हैं इस पाथवे के दौरान, उनका इस्तेमाल हम एमिनो एसिड्स, प्रोटीन और फैट बनाने में करते हैं। रिवर्सिबल ग्लाइकोलिसिस विल रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अब जैसे ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही है तो ग्लूकोज टूट के पायरुबिक एसिड्स बना रहा है, तो वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो गई। लेकिन यदि हम इसको उल्टी प्रोसेस करें, रिवर्स करें इस प्रोसेस को, तो हमें फिर से क्या बनेगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है ना, ग्लूकोज एनाबॉलिज्म, यदि हम इसकी ग्लाइकोलिसिस के रिवर्स जाएं, तो जब ग्लूकोज बनने की जो रिवर्स प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की, उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको माने ग्लूकोज, नियो माने न्यू, और जेनेसिस मतलब उत्पन्न करना। तो नए ग्लूकोज को बनाने की जो मेथड होगी वो होगी ग्लूकोनियोजेनेसिस। द ग्लाइकोटिक पाथवे कैन बी कंसिडर्ड एज द प्रिलिमिनरी स्टेप बिफोर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है ये आपकी कंप्लीट ऑक्सीडेशंस की एक प्राथमिक या फर्स्ट होने वाली जो प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो हम यदि ग्लाइकोलिसिस पाथवे को देखें तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे को हम 3 डिस्टिंक्ट फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज या प्राइमरी स्टेज, जिसको फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें कि जो एनर्जी को इन्वेस्ट करने की फेज होती है
दूसरा होता है स्प्लिटिंग फेज, जिसमें हम हेक्सोस शुगर जो होती है वो स्प्लिट होती है, टूटती है। और तीसरा होता है एनर्जी जनरेशन फेज, जिससे कि जो लास्ट स्टेज होती है जिसमें सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड जब बनता है तो उसको हम एनर्जी जनरेट प्रोसेस भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। फर्स्ट फेज है, जैसे इसमें लिखा है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज या आपकी प्राइमिंग फेज, इसको हम फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं। दूसरा स्प्लिटिंग फेज, इसको हम स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोस शुगर भी बोलते हैं। तीसरा जो होता है उसको हम सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड्स या एनर्जी जनरेशन फेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज या फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो जो भी ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल जिससे ग्लूकोज से क्रिया स्टार्ट होगी, तो ग्लूकोज जब जुड़ता है तो उसमें फॉस्फेट, सबसे पहले फॉस्फेट मॉलिक्यूल आकर जुड़ता है और जिससे वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, हमें एटीपी के मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इसमें एनर्जी हमारी इन्वेस्ट होती है, इसमें एनर्जी बन नहीं रही है, इसमें एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले उसको फॉस्फोराइलेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन करने के बाद ही जो है वो एक्टिव स्टेज में आते हैं और फिर वो फर्दर आगे प्रोसेस करते हैं। तो वही चीज दिया है कि ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज। एंजाइम्स के द्वारा ये जो है फॉस्फोरेटेड होते हैं एंड दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन एटीपी एंड मैग्नीशियम आयन। तो ये जो प्रोसेस होती है ये इरिवर्सिबल होती है और उसके बाद जो है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाती है, जिसमें एटीपी का यूज होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है आगे चलकर उसका आइसोमेराइजेशन होता है, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलने के लिए उसका जो एंजाइम्स होता है वो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज होता है। और इसके लिए हम ये जो रिएक्शंस है इसके लिए हम साइकिल देखेंगे। तो साइकिल जो है आपकी, मैं आपको कैमरा वो करके साइकिल दिखाती हूँ, इसकी साइकिल से ज्यादा आपको समझ में आएगा कि ग्लाइकोलिसिस की साइकिल जो है, अच्छा इसमें बनी होगी मेरी साइकिल, सॉरी ये साइकिल, हाँ ये साइकिल दिख रही है आप लोग को, साइकिल दिखाई दे रही है ना आप लोग को? यस मैम। हाँ, तो ये ग्लाइकोलिसिस की साइकिल होती है, ये बहुत इजी साइकिल होती है। इसमें आप देख रहे हो सबसे पहले ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज से फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हुई, इसमें एटीपी जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब एटीपी टूटता है तो एटीपी का जो हमेशा जो इक्वेशन होता है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़कर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। तो यहाँ एटीपी यूज हो रही है, हेक्सोकाइनेस एंजाइम से, तो ये इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। फिर इनका जो चूंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं तो इनका आइसोमराइजेशन होता है और एंजाइम्स जो है वो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फिर से इसमें एक और फॉस्फेट मूलक आकर जुड़ता है और फिर से एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये 4 स्टेप्स कहलाते हैं फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस या एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी एनर्जी का 2 बार यूटिलाइज हुआ, एक बार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में और दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनने में। अभी जो है शुगर टूट नहीं रही है, आप इसमें देख रहे हैं शुगर में सिर्फ फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, फॉस्फेट मूलक आकर जुड़ रहे हैं। जो सेकेंड स्टेप्स है जिसमें हम बात कर रहे हैं उस स्टेप्स को क्या बोल रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोस शुगर। अब क्या होगा कि अब जो है हेक्सोस शुगर जो है वो हमारी टूटेगी, तो 1 2 3 4 5। अब उसके बाद जो ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ये आगे चलकर 2 कंपाउंड्स में टूटते हैं, वो है आपका 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP लिखा है ना, इसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं। अब ये 6 कार्बन एटम की फ्रक्टोज शुगर होती है, तो ये तीन कार्बन एटम की शुगर में टूट गए 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की संरचना में बताया था कि सबसे छोटी शुगर जो होती है वो होती है ग्लिसरल्डिहाइड। अब चूंकि इसमें फॉस्फेट मूलक जुड़ा है तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनती है और इसका रिवर्सिबल रूप जो होता है, इसका जो कीटोन रूप होता है वो कहलाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया था तो उसमें कीटो और एल्डोज शुगर में इन दोनों के नाम साथ साथ लिखाए होंगे कि एल्डोज शुगर होती है फॉस्फो मतलब ग्लिसरल्डिहाइड और कीटोन शुगर उसी को बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन।
तो यहाँ पर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल टूट रहा है, तो ये एक स्टेप्स आप ये देख रहे हो, सिंपल एक स्टेप, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर। तो यहाँ पर हेक्सोज शुगर जो है वो ऑलरेडी टूट गई 3 कार्बन एटम वाले उसमें, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब जो इसके बाद के जितने भी स्टेप्स होंगे, जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप्स होंगे, वो आपके लास्ट स्टेप्स कहलाएंगे सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड्स। अब यहाँ पर 3 फॉस्फो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, आपको एंजाइम्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, और एंजाइम्स के नाम याद करने का बहुत आसान तरीका होता है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी सबस्ट्रेट है, जैसे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड सबस्ट्रेट है तो एंजाइम्स का नाम भी हो जाएगा फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर एक फास्फोरिक एसिड आकर जुड़ता है, और ये फास्फोरिक एसिड जुड़ने से ये एल्डिहाइड जो है वो एसिड में आपका कन्वर्ट हो जाता है। 1,3 पहले बनेगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और आगे चलकर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स बनने पर यहाँ पर आपका NAD, मैंने आपको NAD के बारे में भी बताया था एंजाइम्स में, ये को एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर NAD जो है NADH2 में रिड्यूस होता है, इसका रिडक्शन होता है। तो जब रिडक्शन होता है तो वो एंजाइम्स, रिडक्शन करने वाला एंजाइम्स जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का, उसको डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स कहते हैं। जहां पर भी NAD और NADH का आप एरो दिखाओगे, वहां पर एंजाइम्स का नाम डीहाइड्रोजिनेस आएगा ही। तो इसलिए ये कुछ चीजें याद रखिए, जहां पर ATP टूटेगा या ATP बनेगा, वहां हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स आएगा ही, काइनेज एंजाइम्स आएगा। और जहां पर NAD NADH में बदले या NADH NAD में बदले, वहां पर मतलब डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स आता है। तो यदि हमको इन एंजाइम्स के नाम दिमाग में रहेंगे तो हम सबस्ट्रेट को देखकर एंजाइम्स के नाम लिख सकते हैं, यदि आप नहीं भी रटो तो। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स में बदल जाता है। उसके बाद 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स में बदलता है, और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स में बदलता है। और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स जो मेन एंड प्रोडक्ट के पहले का जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड्स में बदलता है। और 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड्स आगे चलकर 2 मॉलिक्यूल बना लेता है पायरुविक एसिड्स के। इसमें जो आपको जब भी एग्जाम में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस लिखने को आता है, तो आपको एग्जाम में ये चीजें जरूर याद रखनी है कि कहाँ पर ATP टूट रहा है और कहाँ पर ATP बन रहा है। अब आप आ जाइए यहाँ पर, आप देखिए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स बनने के दौरान 2 ADP मॉलिक्यूल जो हैं 2 ATP बना रहे हैं। एरो का निशान कहाँ है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब यहाँ पर ATP बन रही है। इसके बाद लास्ट वाले 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से भी पायरुविक एसिड्स बनने पर 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 2 ATP यहाँ बने, 2 ATP यहाँ बने, और 2 NAD और से 2 NADS। जब भी NAD से NADH2 का डिहाइड्रोजनेशन होता है, तो उस दौरान हमेशा जो है इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कहते हैं, और उस दौरान 3 ATP का सिंथेसिस होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। ये मैं आपको आगे और समझाऊंगी कि 3 ATP कैसे बनते हैं। तो ये जो होते हैं ये रिड्यूस एनर्जी होती है NAD, और ये जब वाटर मॉलिक्यूल जो लास्ट में बनते हैं, तो उस दौरान बनाने के दौरान इनकी जब भी NAD से NADH2 में कन्वर्ट होते हैं, तो उस दौरान 3 ATP बनते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड्स में 3 जगह ATP का यहाँ सिंथेसिस हो रहा है, और ऊपर की सबसे रिएक्शन में 2 जगह ATP का यूटिलाइज हो रहा है। तो ये पूरा आपका जो है ग्लाइकोलिसिस साइकिल का पाथवे है, और ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल के पाथवे जो है आपके बुक्स में दिए हैं, बहुत ईजी पाथवे है। बस आपको इसके 3 मेन स्टेप्स याद रखने हैं। पहला फॉस्फोराइलेशन, दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर, और तीसरा है सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड्स। और इनके बीच में इतने सारे जो स्टेप्स हैं, तो फॉस्फोराइलेशन में 1 2 3 4 स्टेप्स हैं। फिर स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर में केवल 1 स्टेप्स है, और बाकी के सारे स्टेप्स सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड्स में है। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें कैसे कितने ATP का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं इसको आगे और बताऊंगी आपको। तो अभी तक इतना जितना पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया? यस मैम। तो ये पढ़ा हुआ भी है आप लोग का, लेकिन जहां पर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो इसको आप बता दीजिएगा। तो अब जितने ATP, कितने ATP बने, कितने ATP का यूटिलाइज हुआ, इसका जो कैलकुलेशन है वो आपको मैं कल समझाऊंगी ग्लाइकोलिसिस का। बस इतना ध्यान रखना कि ग्लाइकोलिसिस के कौन कौन से नाम है, फटाफट बोलो कौन कौन से नाम है। अदर नेम, दूसरा नाम क्या हुआ, पहला हो गया EMP पाथवे, है ना। EMP पाथवे क्यों बोलते हैं?
क्योंकि इनको मैम साइंटिस्ट का नाम था इससे। साइंटिस्ट का नाम था एम्बेडेन मेयरहा पार्नास। दूसरा इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर देखो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, किसी ऑर्गन में नहीं होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर इसको बोला जाता है कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी एरोबिक या एनारोबिक के लिए जरूरी नहीं होती है, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कॉमन प्रोसेस होती है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस के इतने सारे नाम होते हैं, इनको आप याद रखना, ईएमपी पाथवे, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे, साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो शुगर है, जो हमें फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, तो जो ग्लूकोज है वो, और फिर इसका ग्लाइकोलिसिस की जो ये सिग्निफिकेंस है वो मैंने शुरू में ही बताया कि ब्रेन के लिए, मसल्स के लिए, हमारे सारे सेल्स के लिए, फंक्शन के लिए, जो एनर्जी के लिए ग्लूकोज बहुत जरूरी होता है, इसलिए इनका ब्रेक डाउन होना जरूरी होता है, क्योंकि इनके ब्रेक डाउन से हमें एटीपी मिलती है। क्योंकि आप देख रहे हो कि 3 जगह एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, 2 ही जगह यूटिलाइज हो रही है, 3 जगह सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फर्दर जो चैप्टर है वो हम लोग इसको कल कैरी ऑन करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको समझ में आ गया सबको? यस यस मैम। मैम। मैं क्लास लीव करती